हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि फाइनल बोर्ड परीक्षा बाबू दिन पर दिन नजदीक आते जा रहा है। ठीक है, मई भी खत्म हो गया, उसके बाद से ज्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि समय अब बाबू बीतता चला जा रहा है और आप लोग मन लगा के पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई करने का वक्त आ गया है। अगर आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है कि हम बिहार में टॉपर बने, बिहार बोर्ड में टॉपर बने, है ना, क्लास 12th का टॉपर बने, स्टेट टॉपर बने, है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, तो आपको अभी से ही क्या करना पड़ेगा, अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि क्या आवाज की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई दिक्कत है? नहीं है तो चलिए क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स और फिजिक्स का जो चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है ना, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आपके 2026 फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी वीडियो से पूछा जाएगा। अगर इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी वीडियो से पूछा जाएगा, पक्का वादा है, आपसे गारंटी लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिएगा। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 का बाबू सबसे पहले थ्योरी किए हैं, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में थ्योरी किए, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। अब बारी आता है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का। तो बाबू लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने का कोई भी चार्ज नहीं है, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। आपको लाइव क्लासेस, है ना, आपको फ्री में मिलने वाला है। तो सिंपल सा इस पे मैसेज करिए, हाय हेलो, आपके पास लिंक जाएगा, आप लोग क्या करिएगा, फट से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, और बाबू जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि एप्लीकेशन पे हम पीडीएफ देते हैं मात्र 499 में। पैनल पीडीएफ हो, चाहे थ्योरी का पीडीएफ हो, चाहे ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हो, चाहे गेस्ट क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, गेस्ट क्वेश्चन, सारी चीज मिलेंगी। अभी से लेके एग्जाम तक आपको पीडीएफ नोट्स मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये पीडीएफ नोट्स लेना, तो मात्र 499 में पूरे साल में आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए कि 1.5 रुपया एक दिन का, है ना। तो आप 1.5 रुपया हमको नहीं दे सकते, इतना मेहनत कर रहे हैं तो जाके फटाफट से कोर्स ले लीजिए। जाइए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आस्क बोर्ड का, ठीक है, और वहां से जाके क्या करिए बाबू, परचेस कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आता है तो ये नंबर नोट कीजिए, 629924 8935। आप इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। और बाबू यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है, परचेस करने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर सब्जेक्टिव लगाते हैं बाबू। पहला नंबर सब्जेक्टिव क्या है, ध्यान से सुनिएगा, और अगर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ना तो सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वादा करते हैं कि यहीं पे यहीं आपको याद हो जाएगा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को परिभाषित करें तथा बोला जाता है कि इसका एसआई मात्रक तथा बीमा भी लिखे। ठीक है, विद्युत विभव, है ना, विद्युत विभव क्या होता है, सबसे पहले हमने आपको थ्योरी में समझाया था कि अगर आपसे पूछेगा विद्युत विभव क्या होता है, जो कि 2022 के एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत विभव क्या होता है, तो वो विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। मान लेते हैं बाबू यहाँ पे क्या है, कोई आवेश है, ठीक है, कोई प्लस क्यू आवेश है जिसका क्या होगा, अपना कोई क्षेत्र होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, तो कोई भी आवेश होता है तो उसका कोई अपना एगो क्षेत्र होता है। और ये क्या है, तो बाबू मान लीजिए कि ये इन्फिनाइट है। ये क्या है बाबू, ये बिंदु क्या है हमारा, इन्फिनाइट है, जिसपे क्या है, कोई टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट आवेश यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर रखना है, सिंपल सा बात है बाबू कि विद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ये मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है, क्या है बाबू, पी है। अब यहां तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, क्योंकि प्यारे बच्चों अगर आप इस पेन को उठा के कहीं दूसरी जगह रखिएगा उसमें भी आपको कार्य करना पड़ेगा। बाबू हम इस पे बोर्ड पे लिख रहे हैं तो उस पे भी हम क्या करें, इसको उठा के लिख रहे हैं, यानी उसमें भी हमको कार्य करना पड़ रहा है। पढ़ा रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। तो बाबू अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पी तक लाएंगे तो कार्य तो करना पड़ेगा। तो वही जितना कार्य करना पड़ेगा ना, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, वैद्युत विभव कहेंगे।
और वैद्युत विभव को भी से सूचित किया जाता है। भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है, क्यू नॉट या क्यू होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। इसी को कहा जाता है वैद्युत विभव। कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। तो सिंपल सा डेफिनेशन देखिए कि एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। बाबू क्लियर हो गया कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। अब बाबू आता है कि वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक बाबू स्केलर क्वांटिटी है। यह भी आपको याद रखना है कि वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। अब इसका मात्रक निकालना हो बाबू, तो मात्रक कैसे निकलेगा। ये बाबू डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य को किस में मापते हैं, कार्य को किस में मापते हैं, तो बाबू कार्य को जूल में मापा जाता है। कितना, तो बाबू याद रखना है कि जूल हो जाएगा। कार्य को जूल में मापा जाता है। ये क्या है, आवेश है। आवेश को किस में मापा जाता है, कूलम में मापा जाता है। तो जूल प्रति कूलम क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जे बाई सी, या जेसी इनवर्स भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसे आप लोग जेसी इनवर्स भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वो लिख सकते हैं। तो ये इसका मात्रक हो गया। अगर बीमा की बात करें कि इसकी बीमा क्या होती है, तो भी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा, डब्ल्यू अपॉन में क्या होता है, क्यू होता है या क्यू नॉट होता है। तो भी इक्वल टू सबसे पहले कार्य, कार्य की बीमा क्या होती है, तो आपको याद होना चाहिए एम एल के पावर 2 टी के पावर क्या होता है, -2 होता है। अब बटा में आवेश की बीमा क्या होती है, एटी होती है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बाबू, तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम है तो ऊपर एम रहेगा, ठीक है। एल के पावर 2 है तो एल के पावर 2 रहेगा। अब टी के पावर -2 है, अब ये भी टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। तो दोनों जुड़ जाएगा तो टी के पावर -3 हो जाएगा। ए ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। ये क्या हो गया बाबू, इसकी बीमा हो गई। ये आपको क्लियर रखना है। ये क्या हो गया, इसकी बीमा हो गई, ठीक है। यानी आप यहां पे बीमा लिख सकते हैं, कहां पे लिख दीजिए, यहां पे बीमा लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं कि भी इक्वल टू क्या होता है बाबू, विद्युत विभव का बीमा क्या होता है, तो एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए इनवर्स होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाता है। तो बोलिए, ये आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। बताइए, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन कि वैद्युत विभव क्या होता है, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर से समझिए कि एक अब इन्फिनाइट मतलब क्या, अनंत। अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग वैद्युत विभव कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट से नोट करिए तो बाबू। चलिए अब आगे बढ़ जाइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के बीच संबंध स्थापित करें। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है माइनस डीबी ओपॉन में डी आर या डीबी ओपॉन में डीएक्स होता है। हमको क्या करना है, ये प्रूफ करना है। क्या करना है बाबू, प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है कि वैद्युत क्षेत्र ई और विभव, मतलब याद रखने के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत मतलब जो विद्युत विभव होता है उसके बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सिंपल सा सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि ये मान लेते हैं कि कोई बिंदु है, ठीक है। कोई बिंदु मान लेते हैं ओ, जिस पे क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इससे आर दूरी पे प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि कोई बिंदु है पी। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु है पी, है ना। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे किसी, सबसे पहले कि मान लेते हैं कोई प्रशिक्षण आवेश है प्लस क्यू, मतलब याद रखना कि मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू नोट आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पे बिंदु पी, तो इस पे विद्युत विभव हमने क्या ज्ञात किया था, तो विद्युत विभव हमने क्या ज्ञात किया था, तो हमने ज्ञात किया था भी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, क्यू बटा में आर होता है। बाबू यहाँ पे प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उस पे वैद्युत विभव क्या होता है, तो भी इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है, क्यू बटे में आर होता है। इतना आपको पता है। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा कि आर के सापेक्ष, है ना, सिंपल सा लिखिएगा कि इसमें क्या कर देंगे, आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष लिख दीजिएगा, आर के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अवकलन यानी डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, है ना। थोड़ा सा खांसी हो गया है बाबू, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। आर के सापेक्ष क्या कर देंगे, इसको अवकलन कर देंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो सही हो जाएगा।
चलिए बाबू क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव भी के बीच संबंध निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उस पे वैद्युत विभव क्या होता है, भी इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर होता है। यानी ये मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, और समीकरण 1 को क्या करेंगे, आर के सापेक्ष अगर हम लोग अवकलन कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो बाबू हमारा इधर क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, हमारा इधर हो जाएगा क्या, डीबी ओपन में क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा। डीबी आर के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो डीबी ओपन में क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू, फिर इधर भी तो करेंगे तो डी बाई यहां पे क्या होगा, डीआर, और इधर क्या बचेगा, 1 बटा में याद रखना है कि 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे में यहां पे याद रखना है आर, और ये बचेगा। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ये ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है, डीबी ओपन में डीआर तो ज्यों का त्यों रहेगा, डीबी ओपन में डीआर ज्यों का त्यों रहेगा। अब बाबू आपको पता है डिफरेंशिएशन आप किए हैं कि कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट क्या है, 1 बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इनटू क्या है, क्यू कांस्टेंट है। अब हम लोग क्या करेंगे, डी बाई डी आर कर देंगे, किसका, तो बाबू याद रखना है कि 1 बटा आर का, किसका करेंगे, 1 बटा आर का, ठीक है। अब बाबू आर ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, आर ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, अभी आपको पता चलेगा। इधर डीबी ओपन में डीआर है तो क्या लिखेंगे, डीबी ओपन में डीआर, ठीक है, बराबर है तो बराबर। बाबू जो कांस्टेंट है वो बाहर निकला हुआ है, 4 यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, यहाँ पे क्यू बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं बाबू, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे Q है तो Q, अब देखिए D बाई डी आर, ये R ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स में हो जाएगा, यानी D बाई डी आर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, R इनवर्स, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर जाता है, अब ये R ऊपर जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। अब बाबू हम क्या करेंगे कि डीबी ओपन में डीआर है तो डीआर है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, ये कांस्टेंट ज्यों का त्यों है तो ज्यों का त्यों हम लोग को निकालना पड़ेगा, इनटू क्यू है तो क्यू। अब बाबू आपको पता है कि अगर d बाई डी एक्स, एक्स का पावर कुछ भी हो तो क्या होता है, पावर बेस पावर -1 होता है। किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना हो, अगर d बाई डी एक्स, अगर x की पावर -1 हो, तो अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो तो क्या होगा, पावर बेस, तो पावर -1 है, बेस है, आप पावर में से एक और घटाएंगे तो क्या होगा, -1x अब -2, यानी इसको लिख सकते हैं -x के पावर -2, है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है जो कि हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करेंगे बच्चे, यहां पे ध्यान रखना है, इसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा बाबू, पावर पहले आ जाएगा तो पावर, आप बेस पावर -1 करेंगे तो क्या होगा, आर के पावर -2 हो जाएगा। इस पावर को माइनस को क्या कर रहे हैं, हम इधर भेज दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डीबी ओपन में डीएक्स, माइनस को इधर भेज दे रहे, बराबर है तो बराबर, माइनस को इधर भेज दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या है, Q है तो Q, इधर क्या बचेगा, R के पावर -2। अब ये R के पावर -2 है, ध्यान में रखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा में R स्क्वायर, क्योंकि जब ये R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, 1 बटा में R स्क्वायर, यानी इसको ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, ठीक है। dB बाई डी आर है ना, तो dr लिख दीजिए, यहाँ पे dB ओपन में dr है, dx लिखिए चाहे dr लिखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे dr लिख देते हैं और यहाँ पे dr है, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब बाबू माइनस है तो माइनस, इसको ज्यों का त्यों रहने दीजिए, 4 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होगा, q, अब ये r बाबू नीचे आएगा तो क्या होगा, स्क्वायर में होगा, तो q बटे में क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। बाबू बताइए इतना क्लियर हो गया, जब इतना क्लियर हो गया तो बाबू एक बात बताइए कि इसका मान क्या होता है, 1 बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर, किसका मान होता है, तो आप बोलेंगे बाबू कि ये मान होता है वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर होता है कि क्यू प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E इक्वल टू 1 बटा में 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो इसके बदले हम क्या, इसके बदले पूरे के बदले E लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा बिल्कुल गुरुजी कि आप इसके बदले में ए लिख सकते हैं, तो हम क्या के देंगे, इधर डीबी ओपन में डीआर है तो डीआर है इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब ये इसके बदले में हम क्या कर देंगे, ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये इसमें क्या होगा, माइनस आ जाएगा, तो माइनस डीबी ओपन में डीआर इक्वल टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई, यानी आप इसको सीधा कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा, माइनस डीबी ओपन में डीआर, और वैद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच क्या हो गया, संबंध
संबंध स्थापित हो गया और ये हो गया हमारा बाबू, ध्यान में रखना है, प्रूफ। क्या हो गया बाबू? प्रूफ हो गया। बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? सिर्फ इसको क्या कर दिए हम, आर के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर दिए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकाले हैं तो 1/r। अब ये r ऊपर जाएगा, क्या होगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो बाबू आपको पता है डिफरेंशिएशन अगर x की पावर -1 हो तो क्या होगा? पावर बेस पावर -1। तो किए तो क्या हुआ? माइनस बाहर आ गया और r के पावर -2 हो गया। तो बाबू क्या हुआ? इस माइनस को यहां भेज दिए तो r के पावर -2 हो गया। तो बाबू किसी भी चीज को अगर ये r के पावर -2 है तो ये क्यों है? 1/r² होगा, क्योंकि जब हम आर स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तभी तो इनवर्स में होगा। तो इसी लॉजिक से क्या किए हैं हम, क्या लिखे हैं कि आर के पावर -2, यानी यहां पे 1/r² किए तो क्यू में 1 से गुणा होगा तो क्यू बटे में r²। और जैसे आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश से r दूरी पे कोई बिंदु P है, उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में r²। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अब इसमें माइनस से अगर हम गुणा कराएंगे बाबू तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस लग जाएगा, माइनस dB अपॉन में dr, अब फिर माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? ई। और इसी को सीधा कर दिए हैं तो हमारा क्या हो गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभव v के बीच संबंध स्थापित हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैद्युत विभवांतर क्या है। अब देखिए, वैद्युत विभवांतर भी तो हमने आपको पढ़ाया हुआ है बाबू कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है, कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मान लीजिए क्या है? वैद्युत क्षेत्र है हमारा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये क्या है बाबू? हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ये मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी प्रशिक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य, मान लेते हैं ये वैद्युत आवेश है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है ना, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? कोई प्रशिक्षण आवेश है। याद रखना है कि किसी प्रशिक्षण आवेश को, है ना, किसी टेस्ट चार्ज को, है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वैद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी प्रशिक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी प्रशिक्षण आवेश को एक बिंदु से क्या, इस दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत विभवांतर कहेंगे। यानी वैद्युत विभवांतर को भी v से सूचित किया जाता है। और v इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? W बटा में क्या होता है? Q0 होता है। इसका मात्रक जो होता है ना, विभव के मात्रक के समान होता है, यानी वर्क है, कार्य, कार्य का क्या होता है? जूल। तो जूल बटा है तो बटा, आवेश को किसमें मापते हैं? तो आप बोलिएगा कुलम में। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? जूल प्रति कुलम हो जाएगा। ठीक है, अगर बीमा की बात करें तो ज्यों का त्यों बीमा है कि v इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन में Q होता है। तो कार्य की बीमा क्या होती है? ml के पावर 2 t के पावर -2 होता है। ml के पावर 2 t के पावर -2 बटा आवेश की बीमा क्या होती है? 80। जब निकालिएगा v इक्वल टू तो क्या होगा? ml के पावर 2 t के पावर -2 है, ये भी t जाएगा ऊपर, माइनस में हो जाएगा, t के पावर -3, ये भी ऊपर जाएगा इनवर्स में। तो ये ज्यों का त्यों होता है। तो वैद्युत विभवांतर इसे कहते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना लाने में कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत विभवांतर। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? वेरी गुड। आगे बढ़ जी कि धारिता किसे कहते हैं। तो बाबू धारिता इसमें लिखना चाहिए चालक की धारिता। यहाँ पे चालक की धारिता डाल दीजिए। चालक, चालक की धारिता क्या होती है ना? तो बाबू चालक की धारिता क्या होती है अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता है कि धारिता क्या होता है? C इक्वल टू क्या होता है बाबू? W मतलब C इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V होता है। क्या होता है? Q अपॉन में V होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। सिंपल सा धारिता पूछेगा तो लिखेगा कि धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। अब चालक की धारिता क्या कहलाती है? तो किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। या इसका एक और डेफिनेशन है कि अगर हम किसी चालक में आवेशों को देते हैं तो विभव के मान में भी वृद्धि होता है। इसी को क्या कहा जाता है? चालक की धारिता कहा जाता है। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि ये हमारा क्या है? एक बोतल है। ठीक है, बोतल है। तो इसमें जैसे जैसे हम क्या करेंगे? पानी डालेंगे, वैसे वैसे क्या हो गया? लेयर बनेगा। थोड़ा सा पानी डाले, इतना लेयर बढ़ा, और पानी डालेंगे और लेयर बढ़ेगा। यानी क्या होता है कि जैसे किसी चालक में हम आवेशों को देते हैं तो विभव के मान में क्या होता है? वृद्धि होता है। इसी को कहा जाता है चालक की धारिता। कि जैसे जैसे किसी चालक में हम आवेशों को देते हैं तो इसके विभव के मान में वृद्धि होता है, और इसी को कहा जाता है चालक की धारिता। यानी C इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई V। कि अगर हम किसी चालक में आवेश देंगे तो विभव के मान में भी क्या होगा? वृद्धि होगा,
उसे चालक की धारिता कहेंगे। तो लिख दीजिएगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो बाबू वही तो हम उस टाइम से समझा रहे हैं कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश क्या है, Q है, और विभव में, याद रखना कि विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तो हमारा क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V होता है। ठीक है, तो बाबू अगर आपकी इसकी मात्रक पूछेगा तो धारिता का मात्रक एक होता है फैराडे। ठीक है, अगर इसका मात्रक पूछेगा तो कूलम्ब, यहाँ पे आवेश को किसमें मापा जाता है, तो लिख दीजिएगा कूलम्ब, है ना, कूलम्ब, और बटा में विभवांतर को किसमें मापा जाता है, तो बोल्ट में मापा जाता है। तो कूलम्ब प्रति बोल्ट इसका मात्रक हो गया, और एक मात्रक हो गया फैराडे। अगर आपसे बोला जाएगा कि इसकी बीमा क्या होगी, तो C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन में, बाबू याद रखना है भी, यानी आवेश की बीमा आप सभी बच्चों को पता है 80 होता है। अब बटा विभवांतर की बीमा अभी तो हमने निकाला, क्या होता है, ml के पावर 2 t के पावर -3 A इनवर्स होता है। अब बाबू जब हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे तो कहां पे निकाले, यहां पे निकालते हैं, कहां पे, यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, m ऊपर जाएगा, क्या होगा, m इनवर्स होगा। ठीक है, l के पावर 2 ऊपर जाएगा, इनवर्स में ये भी हो जाएगा माइनस में, t के पावर -3 ये ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में ऑलरेडी एगो है तो t के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, a इनवर्स होता है, बाबू याद रखना है, ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये भी एक है, a के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसकी बीमा हो जाएगी। तो आप लोग बीमा उमा सब निकाल सकते हैं, हम पूरा फुल डिटेल में आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है पूरा फुल डिटेल में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक एक चीज समझिए। अब देखिए विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। बाबू विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से हैं, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। तो विभव मापी के दो उपयोग क्या है, तो लिखिएगा कि विभव मापी के निम्नलिखित दो उपयोग है। कौन कौन से, तो विभव मापी के मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, किसी सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विभव मापी से मापा जाता है। याद रखिएगा, इसकी मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, इसके रेसिस्टेंस का हम लोग मान भी ज्ञात करते हैं विभव मापी से। तो इसके दो उपयोग है, आप लिख सकते हैं, बिल्कुल ही जी। आगे बढ़ जाइए अगला, कि एक आवेश के निकाय के कारण एसआई पद्धति में वैद्युत विभव V इक्वल टू इतना है और x इक्वल टू 2 मीटर है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा। अब यहाँ पे बाबू आप लोग ध्यान में रखना है कि V इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 3 प्लस यहाँ पे 2x दे रखा है। ठीक है, और बाबू आपको ध्यान में रखना है कि दूरी जो है, दूरी 2 मीटर दिया हुआ है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान पूछा गया है। बाबू D का मान कितना दे रखा है, D दूरी कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो बाबू आपसे पूछा गया है वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू क्या होता है, तो बाबू आपको पता होगा E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन में क्या होता है, dx होता है। बाबू आपको पता है ना, आपको पता है, जैसे आपको पता है बाबू, ध्यान में रखना है कि एक आवेश से निकाय से, यानी आपको हमने क्या पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx, जिसमें ये x झूठ मूठ का दिया है आपको गुमराह करने के लिए। अब बाबू क्या करना है, E है तो इधर E लिख देते हैं, इक्वल टू है तो इक्वल टू, D है तो D। आइए V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेगा 3 प्लस यहाँ पे 2x दिया हुआ है, अब बट्टा में क्या है बाबू यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है कि dx है तो dx हम दे देते हैं। अब बाबू इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है, आपको पता है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पे छोड़े हैं, तो माइनस यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, अब 2x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 2 हो जाता है। तो बाबू आप क्या निकालिएगा, E इक्वल टू क्या हो गया, -0 + 2, यानी क्या हो गया, E इक्वल टू क्या हो गया, -2। अब वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक आवेश निकाय के कारण एसआई पद्धति में वैद्युत विभव 3 + 2x है, तो वैद्युत विभव V का मान है, तो x के 2 मीटर पे है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो E इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन में dx होता है। तो E V का वैल्यू खाली रख दीजिए और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आपका -2 वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए अगला, कि समविभवी तल से क्या समझते हैं। समविभवी तल क्या है बाबू, समविभवी तल क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, विभव का मान एक समान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सिंपल सा कि समविभवी तल क्या है,
समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पे क्या होगा, विभव का मान एक समान होता है। यानी समविभवी तल ऐसा होता है जिसके हर बिंदु पे, इस बिंदु पे अगर विभव 2 वोल्ट है ना, और यहाँ पे भी बिंदु है तो यहाँ पे भी विभव 2 ही वोल्ट होगा, इसके केंद्र में भी विभव क्या होगा, 2 ही वोल्ट होगा। यानी हर बिंदु पे विभव का मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी 2 वोल्ट है तो 2 ही वोल्ट होगा, 4 है तो 4, 10 है तो 10। यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या होगा, विभव का मान समान होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी तल कहेंगे। अब समविभवी तल में प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आपको हम बता देते हैं कि इससे जो विद्युत बल रेखाएं निकलती है ना, इसमें कार्य बराबर सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि 0 होता है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जब निकलता है ना, एक दूसरे पे क्या होता है, इससे विद्युत बल रेखाएं निकलती है, वो एक दूसरे पे क्या होती है, 90 डिग्री के कोण की होती है ना, 90 डिग्री कोण होता है। इसमें वर्क इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है, ये क्या होता है, इस पे लंब होता है, ठीक है। और ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना है। समविभवी तल में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य क्या होगा, शून्य होगा, वर्क शून्य होता है। समविभवी तल में प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा तल की क्या होती है, लंबवत यानी 90 डिग्री होती है, जो कि हमने आपको पहले ही समझा दिया, ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए अगला कि धारिता सी और विभव भी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी। अब बताइए धारिता सी और विभव भी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की बाबू विद्युत ऊर्जा क्या होगी। तो विद्युत ऊर्जा यहां पे याद रखना है, U इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना, हाफ CB² होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ था, बस इतना ही लिखना है और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। धारिता सी और विभव भी तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी, तो U इक्वल टू होता है हाफ CB²। क्लियर, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ जाइए अगला संधारित्रों की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखे कि संधारित्र की धारिता किन 2 कारकों पे निर्भर करती है। बाबू ये 3 पे करता है, ठीक है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, सबसे पहले समान ध्यान रखना है कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता क्या होती है, C इक्वल टू क्या होता है, K F∠0 A बटे में क्या होता है D, जिसमें क्या होता है, हमने आपको समझाया हुआ है कि C समानुपाती होता है कोई पारावैद्युत पदार्थ है, इसकी धारिता समानुपाती होती है क्या, प्लेटों के क्षेत्रफल पे। और बाबू किसी चालक की धारिता क्या, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता व्युत कर्मानुपाती होती है किसके, तो ये व्युत कर्मानुपाती होती है प्लेटों के बीच की दूरी के। यानी ये 3 पर निर्भर करता है, आपको कोई भी 2 लिख देना है। तो आप लिख सकते हैं प्लेटों के क्षेत्रफल पे, यानी प्लेटों के क्षेत्रफल पे, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा ध्यान दीजिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, है ना, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। पहला आंसर खत्म। अब बाबू लिख सकते हैं आप कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। अगर समानांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाएगा, अगर प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाया जाएगा तो धारिता घट जाएगी, वहीं प्लेटों के बीच की दूरी को नजदीक किया जाएगा तो धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो साफ साफ लिखिए कि प्लेटों के क्षेत्रफल पर, तो साफ साफ लिखिएगा कि किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा क्षेत्रफल बढ़ाने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यानी प्यारे बच्चों हमने आपको क्या सिखलाया, हमने आपको क्या सिखलाया कि बाबू ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, यानी C समानुपाती क्या, A। अगर हम बाबू ध्यान में रखना है कि अगर प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, धारिता भी बढ़ेगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है। तो वहीं आपको लिख देना है कि अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो धारिता भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बाबू बताइए प्लेटों के बीच की दूरी पे, अब प्लेटों के बीच की दूरी क्या होता है, C जो होता है ना, व्युत कर्मानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी के। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होती है, निर्भर करती है। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता घटेगी। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को क्या करेंगे बाबू, कम करेंगे तो धारिता क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं जो आपको हमने समझा दिया। एक और आता है कि प्लेटों के बीच कोई उपस्थित पारावैद्युत पदार्थ है ना, अगर कोई पारावैद्युत पदार्थ होगा जैसे C समानुपाती क्या हो जाएगा के, अगर प्लेटों के बीच कोई भी पारावैद्युत माध्यम डालेंगे तो धारिता क्या होगा, ऑलरेडी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात ये, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ जाइए कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें, है ना। वैद्युत विभव में और तीव्रता में अंतर स्पष्ट करना है। तो विभव क्या होता है कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु पर
लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु पे क्या होता है, वैद्युत विभव ज्ञात होता है हमारा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें। तो विभव क्या होता है, वैद्युत विभव, कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव वह कार्य है जो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं, जो कि हमने पहला ही क्वेश्चन समझाया। तीव्रता क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता वह बल है कि उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन पर वो कितना बल लगाता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, तो अगर हम ये प्लस क्यू आवेश को इस बिंदु पे लाते हैं, है ना, तो ये कितना बल लगाएगा, अगर इसके पास लाएंगे तो कितना बल लगाएगा, यानी इस बिंदु पे थोड़ा कम लगाएगा, इसके पास लाइएगा तो और ज्यादा लगाएगा, यानी मजबूती की बात किया जा रहा है। अगला किया एक होता है अदिश राशि, यानी वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो आप लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। अब इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है वोल्ट, है ना, प्रति मीटर, है ना, यानी याद रखना है कि इसका मात्रक विभवांतर को हम लोग वोल्ट में मापते हैं और जूल प्रति कूलम में भी मापते हैं, है ना, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। आप चाहते हैं तो इसकी बीमा भी लिख सकते हैं, इसकी भी बीमा लिख सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है, तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगला कि पारा वैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं अथवा संधारित्र में पारा वैद्युत का कार्य क्या होता है ना। पारा वैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं अथवा संधारित्रों में पारा वैद्युत का क्या अर्थ है। बाबू आपको पता है कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच अगर कोई पारा वैद्युत पदार्थ डाल दिया जाता है तो धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है, आपको पता है ना। और ये पारा वैद्युत पदार्थ आखिर होता क्या है, तो समझिए कि पारा वैद्युत पदार्थ वैसे पदार्थ कहलाते हैं जिन्हें संधारित्रों के प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर का मान कम हो जाता है। और जैसे ही विभवांतर कम होगा क्या होगा बाबू, आवेश संचित होगा, और जब आवेश संचित होगा तो क्या होगा कि बाबू धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, वही काम होता है। तो जैसे ही इन प्लेटों के बीच हम कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उनके बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम होता है, अर्थात उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे पारा वैद्युत पदार्थ क्या होता है, विद्युत रोधी होते हैं जिससे विद्युत धारा का प्रवाहन हो, जैसे अभ्रक हो गया, जैसे किरकिरी हो गया, कांच हो गया, यहाँ पे पैराफिन हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या होते हैं, पारा वैद्युत पदार्थ होते हैं। दोनों प्लेटों के बीच जब रखा जाता है ना तो प्यारे बच्चों क्या होता है, विभवांतर का मान कम हो जाता है, उससे विद्युत धारा क्या होता है, मतलब आवेश जो होता है वो संचित होता है, विभवांतर का मान कम हो जाता है, जिससे क्या होता है उसकी धारिता बढ़ने लगती है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाइए अगला कि यदि बराबर संधारित्र, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिए कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनकी परिमाणिक धारिता 6 होती है, और तब इन्हें हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिमाणिक धारिता निकाले, है ना। अगर बोला जा रहा है कि बराबर बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को, बराबर बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो उसका बाबू याद रखना है कि परिणामी धारिता 6 माइक्रोफैराड आती है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/c इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1 में क्या होता है C2, अब प्लस 1 में क्या होता है C3। अब बाबू आप लोग इसमें रख दीजिए परिणामी धारिता कितना होता है, जब तीनों को जोड़ा जाता है तो 6 माइक्रोफैराड हो जाता है, तो 6 दे देते, और बराबर 1 में क्या, बराबर धारिता के 3 संधारित्र, तो हमने बराबर धारिता के 3 संधारित्र ले लिए। तो अब यहाँ पे 1/6 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 3 में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके C का वैल्यू निकाले तो बाबू क्या होगा, 6×3 18 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है, 18 माइक्रोफैराड हो गया। अब बोला जा रहा है कि अब इसको आप क्या करिए, समानांतर क्रम में जोड़ दीजिए इन्हीं 3 संधारित्र को। तो समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, C पैरेलल के लिए आप लोग लिखिएगा C1 प्लस C2, अब प्लस यहाँ पे क्या होता है C3 डॉट डॉट होता है। तो बाबू अगर आप रखना स्टार्ट करेंगे तो रखिए यहाँ पे C पैरेलल का निकालिएगा तो पहले का कितना आया है, सबका 18, यानी क्या करेंगे 18 माइक्रोफैराड करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे 18 माइक्रोफैराड करेंगे, अब फिर क्या करेंगे 18 माइक्रोफैराड करेंगे, यानी आपका परिणामी धारिता समानांतर क्रम में कितना निकल गई 18, तो यही 54 माइक्रोफैराड निकल गया, और ये आ गया आपका आंसर, और आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाइए अगला कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। आप सभी को जैसे पता होगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य, बाबू ये क्या होता है, संधारित्रों में 2 प्लेट होते हैं, ठीक है, ये पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। अब बोला जा रहा है बाबू एक बात बताइए, पहले पे प्लस चार्ज होता है तो दूसरे पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है,
तो आपको लिखना है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहले प्लेट के विभव को निरंतरता को कम करती है, इसके विभव की निरंतरता को कम करेगी तथा प्लेटों के बीच अधिक से अधिक आवेशों को क्या करेगी, संचित करेगी, अपने अंदर क्या करेगी, संचित करेगी और धारता को बढ़ाने का कार्य करेगी। ठीक है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र में बाबू पूछा जाएगा कि दूसरे प्लेट का कार्य क्या है, तो दूसरा प्लेट क्या करता है, पहले प्लेट के विभव को कम करता है और प्यारे बच्चों उसमें आवेश संचित करता है ताकि उसकी धारता क्या हो, बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि दो संधारित्र की धारता C1 और C2 है, उसको श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम परिपथ दर्शाइए। परिपथ में आपको क्या करना है, दर्शाना है। तो सिंपल से बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले श्रेणी क्रम में दर्शाना होगा C1 और C2 को। तो ये हमारा पहला संधारित्र हो गया क्या, C1, है ना, ये हमारा पहला संधारित्र हो गया क्या, C1, और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया C2। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया हमारा C2। ठीक है, ये हमारा दूसरा संधारित्र होगा। अब एक पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, ठीक है, और एक पे क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है आप सभी बच्चों को पता होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, इसको ज्वाइंट कर देंगे, परिपथ बनाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि एक बैटरी से जोड़ेंगे। क्या करेंगे बाबू, हम इसको एक बैटरी से जोड़ेंगे, प्लस माइनस। ठीक है, इसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, ये माइनस चार्ज हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम Q आवेश देंगे या I धारा प्रवाहित करेंगे। तो बाबू ये हमारा C1 संधारित्र हो गया और ये हमारा C2 संधारित्र हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, विभवांतर समान नहीं होता है श्रेणी क्रम में, तो विभवांतर V1 होगा और विभवांतर V2 होगा और आवेश जो होगा I धारा दोनों में प्रवाहित होगा। तो ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में इस प्रकार से संधारित्रों को जोड़ा जाता है। वही बोला गया है कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में परिपथ को दर्शाइए। तो श्रेणी क्रम में हमने क्या किया, C1 और C2 संधारित्र को परिपथ में क्या किया, दर्शा दिया। अब बाबू यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीधा कर दे क्या जी, सही सही बना देते हैं। ठीक है, सीधा सीधा, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, रुक जाइए, सीधा सीधा बना देंगे ना तो देखने में खूब सुंदर लगेगा, छुछुनर जैसा नहीं लगेगा। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे ना, चलिए ये हमने दर्शा दिया। अब इसमें क्या देंगे बाबू, हम आई धारा देंगे, आई धारा देंगे, है ना, इसमें प्लस और माइनस, है ना। तो ये क्या होगा, धारा समान रहेगा, विभवांतर अलग अलग रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू समानांतर क्रम में दर्शाना है, तो क्या है, C1 और C2 है, तो ये क्या कर देते हैं, दो समानांतर क्रम में हम बनाते हैं। ठीक है, ये क्या कर दिए, हम समानांतर क्रम में दो संधारित्र को बना दिए। ठीक है, समानांतर क्रम में क्या किए, दो संधारित्र को बना दिए। समानांतर क्रम में हमने क्या किया, दो संधारित्र को बना दिया। चलिए अब आप बाबू, आपको पता है कि एक प्लेट पे क्या होता है, प्लस चार्ज, एक पे माइनस चार्ज। आपको सिर्फ फिगर ही बनाना है, आराम से बनाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये अब बाबू क्या करते हैं कि इसके सभी पहले प्लेट को क्या कर देते हैं कि बिंदु ए से इसको जोड़ दिया जाता है ना। संधारित्र के सभी प्लेटों को बिंदु ए से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और संधारित्र के बाबू याद रखना है कि दूसरे प्लेट को किसी बिंदु क्या कर दिया जाता है, बी से इसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हमने क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा C1 संधारित्र है और ये हमारा C2 संधारित्र है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा A है और ये हमारा मान लेते हैं B है। अब क्या करेंगे कि इसको इसमें क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें बैटरी से जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चार्ज देंगे, माइनस चार्ज देंगे। तो इसमें क्या होगा, आई धारा अगर हम प्रवाहित करते हैं तो I1 धारा इधर जाएगा बाबू, इसमें क्या होगा, I2 धारा, यानी धारा समान, मतलब याद रखना है कि इसमें क्या होता है, धारा समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो विभवांतर होता है ना बच्चे, इसमें जो विभवांतर होता है वो क्या होगा, एक समान होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, समानांतर क्रम में दर्शा दिया हमने, और ये क्या किया हमने, श्रेणी क्रम में सिर्फ फिगर बना दिया।
ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि आवेशित कण से दूरी पर, मतलब आवेशित कण से आर दूरी के साथ विभव कैसे बदलता है। बाबू याद रखना है कि मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश है कोई बिंदु ओ है, ये प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, यहां पे याद रखना है कि प्लस क्यू आवेश से, है ना, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर, प्लस क्यू आवेश से बाबू ध्यान में रखना है कि ये क्या है, आर दूरी है। ठीक है, इस पे कोई बिंदु P है, तो इस पे हमने वैद्युत विभव कैसे निकाला है, तो वैद्युत विभव क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्या होता है, Q/r होता है। यानी ये भी क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है इसकी दूरी के। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, पहली बात बताइए, क्लियर, एक मिनट, सब क्लियर है ना, चलिए क्लियर है बाबू, क्या हो गया, आर हो गया। तो आप बताइए कि जब ये उल्टा है तो क्या करेंगे कि अगर हम बाबू दूरी को क्या करेंगे, दूरी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विभव कम होगा, है ना, विभव कम होगा। अगर हम क्या करेंगे, दूरी को नजदीक करेंगे तो विभव ज्यादा होगा। वही चीज वो आपको क्या करना है, लिख देना है थोड़ा सा, तो आप दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। आगे बढ़ जाइए कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब सुनिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई प्लस क्यू आवेश है, मान लेते हैं कोई बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है। अब इससे आर दूरी पर इससे क्या बाबू, आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर समझ लीजिए कि इससे आर दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P है और इस पे आपको वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना है। तो बाबू कैसे ज्ञात करेंगे, तो बाबू आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे लिखिएगा कि माना एक बिंदु प्लस क्यू ओ इस पर स्थित है, इससे आर दूरी पे बिंदु P है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर एक प्रशिक्षण आवेश Q नॉट रखते हैं, अनंत से क्या करते हैं, अनंत से कोई प्रशिक्षण आवेश Q नॉट को इस बिंदु P तक लाने पर बाबू कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बाबू ये किससे निकलेगा, कूलम्ब के नियम से निकलेगा। तो कूलम्ब का नियम क्या कहता है, F = क्या कहते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 क्या है, प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, इंटू क्या है, Q2 का मान कितना है, Q नॉट चार्ज है, क्योंकि इस Q नॉट आवेश को हम बिंदु किस पे रखते हैं, P पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q नॉट अब बट्टा में 20 की दूरी के क्या होता है, वर्गों के, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, और ये हमारा हो गया कूलम्ब का नियम। अब हम क्या करेंगे, ध्यान में रखना है कि बाबू जैसे आपको पता है लिखिएगा, चूंकि हमको पता है वैद्युत क्षेत्र E = क्या होता है, F बट्टा में Q नॉट होता है। बाबू वैद्युत क्षेत्र E = क्या होता है, F बटा में Q नॉट होता है। तो आप लिखिएगा E = क्या होता है, F बटा में Q नॉट होता है। अब क्या करिएगा, बस आप मान रख दीजिएगा E है तो E, F का वैल्यू कितना है, तो ये F का वैल्यू पूरा का पूरा है, तो लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू यहाँ पे Q इंटू क्या हो जाएगा, Q नॉट बटे में R स्क्वायर, फिर बड़का बटा है उसके बाद से क्या है, Q नॉट है तो Q नॉट दे देंगे। अब बाबू यहाँ पे क्या होगा, ध्यान में रखिएगा, अब ये एक Q नॉट से क्या होगा, Q नॉट कट जाएगा, यानी हमारा E = क्या बचेगा, ध्यान में रखिएगा, हमारा E = क्या बचेगा, 1/4πε0 है, तो 1/4πε0 इंटू यहाँ पे क्या होगा, Q बटे में R स्क्वायर बचेगा, तो Q बटे में R स्क्वायर, और यही तो होता है हमारा कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पे कोई बिंदु P है, तो उस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 इंटू Q बटे में R ही होता है। बताइए, हो गया क्लियर, हो गया ना, निकाल दिए ना, प्रूफ कर दिए कि बिंदु आवेश के कारण, है ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे लिखा रहता है। तो बाबू आर दूरी पे सबसे पहले मानेंगे कि माना कोई बिंदु ओ है जिसपे प्लस क्यू आवेश स्थित है, इससे आर दूरी पे कोई बिंदु P है जिसपे हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हम अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में कार्य निकालेंगे। तो बिंदु P तक लाने में कार्य, बाबू कार्य क्या होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा, इसके बीच कूलम्ब का नियम लगेगा, कूलम्ब के नियम से क्या होगा, तो F = 1/4πε0 इंटू Q नॉट, अब बट्टा में क्या होता है, R स्क्वायर, तो वहीं लिख देंगे। और चूंकि हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = F बट्टा में Q नॉट होता है, इस F का वैल्यू ये पूरा है, हम पुट कर दिए, बट्टा में Q नॉट है तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, बचेगा का E = 1/4πε0 इंटू Q बटे में R स्क्वायर। तो बाबू क्या ये आपको समझ में आया, एक बार बताइए, आ गया, तो आ गया। तो बाबू क्या करिए, फटाफट से जितने भी सारे बच्चे हैं ना, एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, तब आगे बढ़ते हैं।
जल्दी जल्दी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाबू ये 16 के 16 क्वेश्चन ना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एक एक क्वेश्चन को आपको दिमाग में डाल दिए हैं, एक भी डाउट नहीं होगा, पक्का गारंटी कहते हैं। और आप बाबू एक बार आप लोग ये बताइए, क्या ये क्लास आपको अच्छा लगा, मजा आया कि नहीं? और पीडीएफ नोट्स देखिए, जिन भी बच्चों ने पैनल मतलब क्या कोर्स ले लिया है, ये सारा पीडीएफ नोट्स उनको मिल जाता है, ठीक है। तो आप भी ले लीजिए, अभी से लेके एग्जाम तक 499 में, पूरा साल में कुछ भी नहीं रखा है, ले लेंगे तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। एग्जाम के टाइम में सारा का सारा क्वेश्चन मैच करेगा, चीट करने की नौबत नहीं आएगी, आप अपने आप लिख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी लिख दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइएगा जरूर कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, नहीं होगा, हमारे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि उस लेवल का हम आपको समझा दिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।